आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। वैसे क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 15-20 क्लास हो चुका है। 15 क्लास मेरे समझ से 2 वीक्स का क्लास हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उसके आगे हम बताएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आवश्यक है कि आपके ग्रुप में नए स्टूडेंट जो लोग जुड़े हैं, उनको अगर शुरू के क्लास की जानकारी नहीं होगी तो उनको परेशानी होगी। तो कुछ नए स्टूडेंट्स का ख्याल रखते हुए, और आपके कुछ ऐसे मित्र हैं जो पीछे की पढ़ाई भूल चुके होंगे, उस बात को दिमाग में रखते हुए हम शुरू का कुछ टॉपिक्स बताने जा रहे हैं। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो हम न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले एक चीज हम रिवाइज करा दें आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। स्टार्टिंग से हम ये रिवाइज करा दे रहे हैं आप लोगों को। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट में है उसी का स्टडी हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्टेशनरी चार्ज क्या है, उसके बारे में। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो आप लोग पढ़ चुके हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पहले से पता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास चार्ज नाम का एक प्रॉपर्टी है, वह प्रॉपर्टी न्यूट्रॉन के पास नहीं है। मास तीनों के पास है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के पास मास है, लेकिन चार्ज नाम का जो प्रॉपर्टी है वह केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास है। 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें यह जानते हैं, यह पढ़े थे कि जिस दो पार्टिकल के पास मास है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। आपको याद होगा, आप पढ़े थे 9th में, हम भी चर्चा कर चुके हैं Gm1m2/r²। दो पार्टिकल जिसका मास m1 और m2 है, r डिस्टेंस पर स्थित है, तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वह Gm1m2/r² होता है। ये 9th क्लास का चीज है, ठीक है। उसी तरह हम ये बता रहे थे चार्ज के बारे में। तो दो इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, विकर्षण का बल लगता है। दो प्रोटॉन के पास भी मास है, लेकिन दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी कि विकर्षण का बल लगता है। जबकि इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास मास के साथ साथ एक प्रॉपर्टी ऐसा भी है जिस प्रॉपर्टी के कारण दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। चूंकि ये पढ़ा चुके हैं टॉपिक, जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए हम सिर्फ बता रहे हैं, ठीक है। इसको लिखवाएंगे नहीं, केवल ऐसे ही हम समझा रहे हैं, ठीक है। फिर से दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, दोबारा पढ़ाने पर समय बहुत लैप्स होगा, समय नष्ट होगा। समय को भी बचाता है, समय को बचाते हुए ध्यान रखना है। तो ये है इलेक्ट्रिक चार्ज, द प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स और टू प्रोटॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज।
मौलिक कणों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण जिस गुण के कारण दो इलेक्ट्रॉन के बीच में या दो प्रोटॉन के बीच में विकर्षण का बल लगता है, उसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ाए थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाए थे, आवेश के गुण। आवेश के गुण, तो पहला गुण तो ये हो गया कि सेम चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है और अनलाइक चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लाइक चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन, अनलाइक चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया, आप जानते हैं पहले से। इसमें जो प्रॉपर्टी हम बताए थे, इसके अतिरिक्त वह था एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेश के योग की प्रकृति बताए थे, योग की प्रकृति ये बताए थे। इसमें क्या बताए थे? इसमें यह बताए थे कि चार्ज को सिंपल अलजेब्रिक सम के द्वारा जोड़ा जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। सपोज दैट कि अगर 12 पॉजिटिव चार्ज हो, 10 नेगेटिव चार्ज हो, तो सिंपल अलजेब्रिक सम की तरह जोड़िएगा, 12 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, बचेगा कितना? 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा। चार्ज के मैग्नीट्यूड को, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो या प्रोटॉन पर चार्ज हो, चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्मॉल ई से सूचित करते हैं। वह स्मॉल ई बराबर क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन पर रहेगा तो माइनस ई रहेगा, माइनस में रहेगा, प्रोटॉन पर रहेगा तो प्लस में रहेगा। लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीज हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी था वह था ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण क्या है? क्वांटीकरण का मीनिंग हम बताए थे आप लोगों को कि जिस तरीके से किसी बॉडी पर चार्ज का कुछ अमाउंट हम भेज दिए, तो चार्ज का ट्रांसफर जो है वह सपोज दैट कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, 4 इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन गया। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आधे इलेक्ट्रॉन को, हाफ इलेक्ट्रॉन को भेज दिया जाए, 3/4 इलेक्ट्रॉन को भेज दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, खंडित नहीं कर सकते हैं, पार्ट नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज है आप उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसका फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, इसके फ्रैक्शन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। जब भी पॉसिबल है तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पर या तो +2 चार्ज रहेगा, +2 चार्ज रहेगा, किसी बॉडी पर -4 चार्ज रहेगा, लेकिन 3/4 नहीं रहेगा। स्मॉल ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसीलिए ये हम बताए थे कि Q बराबर क्या होगा? ±NE, ±NE, जहां E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। N क्या है? वही नंबर है। N क्या है? नंबर है।
1 2 3 और E क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यही मीनिंग है कि इसका फ्रैक्शन का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, इस क्वांटिटी का फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर या एक प्रोटॉन पर इतना ही चार्ज है, और जब इतना ही चार्ज है, जिस तरह पे एक इलेक्ट्रॉन का टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, उसी तरह इतने चार्ज का भी फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज को न तो क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर केवल स्थानांतरित किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, न कि चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हैं और न ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस चीज को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझा देते हैं आप लोगों को, क्लास में सब बता चुके हैं, एक बार फिर से हम रिवाइज करवा देते हैं ताकि आगे जो भी क्लास है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यही है कि जितना अगला टॉपिक है सब आपके पिछले टॉपिक पर आधारित है, इसलिए पीछे वाले टॉपिक को निश्चित रूप से अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए। हम कुछ टॉपिक रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मान लीजिए ग्लास रॉड है, ये सिल्क क्लॉथ है। क्या बताए थे, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करने पर, रगड़ देने पर कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। ठीक है, सपोज दैट बिफोर रबिंग, रगड़ने से पहले ग्लास रॉड पर सपोज दैट की 100 पॉजिटिव चार्ज और 100 नेगेटिव चार्ज। रगड़ने से पहले न्यूट्रल, इस पर भी 100 पॉजिटिव चार्ज, 100 नेगेटिव चार्ज, रगड़ने से पहले ये भी न्यूट्रल। रगड़ने के बाद आफ्टर रबिंग, रगड़ने के बाद सपोज दैट कि इस पर से कुछ इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ पर चला गया। ठीक है, ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर कुछ इलेक्ट्रॉन चला गया। सिल्क क्लॉथ से ग्लास रॉड पर क्यों नहीं गया, इसका कारण भी हम आपको बता चुके हैं क्लास में। क्या बताए थे एक बार फिर से सुन लीजिए। एक चैप्टर हम लोग को आगे पढ़ना है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें यह बताया जाता है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। कब? जब मेटल सरफेस को एनर्जी दिया जाता है तो। ठीक है, लोहा के टुकड़ा को कितना भी देर तक, कितने भी समय तक कड़ी धूप में आप रख देंगे, फिर भी लोहे के टुकड़े से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटासियम, सीजियम, उस ग्रुप का, अल्कली ग्रुप, मेटल ग्रुप का कोई भी मेटल है, उसको अगर आप धूप में रख देंगे तो धूप पड़ते ही, सनलाइट पड़ते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना प्रारंभ हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? लोहा से क्यों नहीं निकला, सोडियम लिथियम से क्यों निकलना शुरू हो गया? इसका कारण यह है कि
लोहा के सरफेस से, आयरन सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए थी, वह सनलाइट से प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटासियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता थी, वह सनलाइट से प्राप्त हो गया। आई बस समझ। यही कारण है कि जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ा गया, तो रगड़ के आप क्या करते हैं? रगड़ते हैं तो हाथ गर्म हो जाता है। आप अपने हाथ को रगड़ के देख लीजिए, हाथ गर्म हो गया। यानी रगड़ने का जो वर्क हुआ, रबिंग का जो वर्क हुआ, वह वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। और उस हीट एनर्जी को दोनों ने प्राप्त किया। किसने? ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ दोनों ने। तो वह एनर्जी ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट था, लेकिन सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इसीलिए ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला, सिल्क क्लॉथ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ठीक है। अब देखिए, तो बिफोर रबिंग दोनों न्यूट्रल था, दोनों पर कोई चार्ज नहीं था। आफ्टर रबिंग सपोज दैट 5 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ पर चला गया। कितना बचा? 100 पॉजिटिव चार्ज। कोई फर्क नहीं है उसमें, इलेक्ट्रॉन निकल के गया है, प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर आता है, यह बात आप लोग जानते हैं। तो 100 पॉजिटिव चार्ज, 105 नेगेटिव चार्ज। ये यानी कि ये 5 पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, इस पर 5 नेगेटिव चार्ज आ गया। ग्लास रॉड पर 5 पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पर 5 नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से आप ऐड करके देख लीजिए। रगड़ने से पहले बिफोर रबिंग 100 पॉजिटिव चार्ज, 100 पॉजिटिव चार्ज, 200 पॉजिटिव चार्ज, 200 नेगेटिव चार्ज। आफ्टर रबिंग 200 पॉजिटिव चार्ज, 200 नेगेटिव चार्ज। यानी कि चार्ज केवल ट्रांसफर हुआ है, चार्ज ना तो क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताए थे वह था कूलम्ब्स लॉ। वह था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या था देख लीजिए। कूलम्ब्स लॉ सपोज दैट दो चार्ज है Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर स्थित है। ठीक है। कूलम्ब्स लॉ का कहना है कि दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, निश्चित रूप से दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन, दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। तो या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगे। कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे। इनका कहना है कि दो चार्ज के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। यानी कि Q1 Q2 का वैल्यू अगर अधिक है, Q1 Q2 अगर बड़ा चार्ज है, Q1 Q2 अगर बड़ा चार्ज है तो दोनों के बीच में फोर्स अधिक लगेगा। Q1 Q2 अगर छोटा चार्ज है तो दोनों के बीच फोर्स कम लगेगा। ठीक है। Q1 Q2 अगर बड़ा चार्ज है दोनों के बीच में फोर्स अधिक लगेगा। Q1 Q2 अगर छोटा चार्ज है तो फोर्स कम लगेगा। स्वाभाविक है। ठीक है। और
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। यानी डिस्टेंस अधिक है तो फोर्स अधिक, सॉरी डिस्टेंस अधिक है तो फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस कम है तो फोर्स अधिक लगेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस कम है निश्चित रूप से फोर्स अधिक लगेगा, डिस्टेंस अधिक है निश्चित रूप से फोर्स कम लगेगा। जैसे याद होगा बचपन में आप लोग मैग्नेट को चिपकाए हैं, सपोज दैट ये एक मैग्नेट है, एक दूसरा मैग्नेट यहां रखे हैं, डिस्टेंस रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जैसे नजदीक लाते हैं एक समय ऐसा आता है आप महसूस करते हैं इस बात को कि दोनों मैग्नेट जो है एक दूसरे में काफी ऐसे चिपक गया। नजदीक आते जो है आपके हाथ पर वो फोर्स महसूस होता है आपके हाथ को, और लगता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर दिया। उसी तरीके से यहां भी डिस्टेंस कम है फोर्स अधिक लगेगा, डिस्टेंस अधिक है फोर्स कम लगेगा, और दोनों को मिला करके हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एफ इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, कौन सा, के। तो ये हो गया कूलम्स फोर्स इसको कहते हैं, ये कूलम्स लॉ में हम बता चुके हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ग्रेविटेशन में आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में Gm1m2 बटा आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला है, सेम चीज। ठीक है, और इस के का वैल्यू क्या है, तो अगर दोनों चार्ज, इफ दिस टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, अगर दोनों चार्ज निर्वात में है, वैक्यूम में है, तो इस के का वैल्यू, इफ टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, अगर दोनों चार्ज वैक्यूम में है, निर्वात में है, तो इस के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट, जीरो लगा हुआ है तो नॉट है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस हिंदी में कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, क्या है निर्वात की विद्युतशीलता, इसका वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू होता है 8 पॉइंट। विद्युतशीलता का मतलब, परमिटिविटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो होता है नेग्लिजिबल होता है, लेकिन फिर भी उसका एक फिक्स वैल्यू है, क्या है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है, और इस वैल्यू को आप यहां रखेंगे, पाई के जगह पर 3.14 रखेंगे, तो इस के का वैल्यू आता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये नीचे रहेगा यूनिट, ऊपर जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर एफ इक्वल टू के की जगह पर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यही कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ के लिए ये फॉर्मूला है। समझ में आई बात, पहले भी पढ़ा चुके हैं, नए लोगों को भी समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो क्लास में लास्ट टॉपिक था। नए लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।
हो गया। इसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ही टॉपिक का दो नाम है, इसको देख लीजिए। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हिंदी में आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युत नियतांक। ठीक है, यह क्या है? दो चार्ज को r डिस्टेंस पर हम वैक्यूम में रखें, दो चार्ज को r डिस्टेंस पर हम वैक्यूम में रखें, कितना फोर्स लगेगा? F वैक्यूम, F नॉट कर देते हैं या F वैक्यूम कर दीजिए। कितना फोर्स लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, इन्हीं दोनों चार्ज को वैक्यूम से हटाकर किसी मीडियम में रखें, वाटर में रखें, किसी वायल में रखें, कहीं रखें, किसी अदर देन वैक्यूम, कितना फोर्स लगेगा? F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R²। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी, वैक्यूम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन हो गया किसी मीडियम की विद्युतशीलता। रिलेटिव परमिटिविटी या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन किया गया है इसी दोनों फोर्स के रेशियो से। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ force between two charges placed in vacuum to the force between that charges placed in given medium at same distance। उतना ही डिस्टेंस पर किसी मीडियम में कोई चार्ज है, दो चार्ज है, उसमें जो फोर्स लगेगा उसी से हम लोग डिफाइन करते हैं, डिफाइन किया गया है इसको, यानी कि ऐसे force between two charges placed in vacuum at certain distance by force in that charges placed in given medium at same distance के रेशियो से। ठीक है, फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम। अब यहां देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R² से Q1 Q2 बाई R² कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे 1/एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी अगर लिखना है तो एप्सिलॉन R लिखेंगे, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखेंगे तो K लिखेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन R से रिप्रेजेंट करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए क्या मिल रहा है हम लोग को, क्या मिल रहा है? एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि किसी मीडियम का परमिटिविटी। यह क्या है? परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, मीडियम किसी माध्यम की विद्युतशीलता।
एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन बराबर के एप्सिलॉन नॉट। क्या पता है एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इतना को खूब अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए और साथ में वेक्टर का कुछ फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, तत्काल वेक्टर एडिशन को दिमाग में बैठाइए। वेक्टर एडिशन और वेक्टर की आवश्यकता हम लोग को पढ़ने वाली है नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम डिटेल पढ़ाएंगे। ये चूंकि क्लास में पढ़ा चुके हैं, नए लोगों के लिए भी बताए हैं और जो लोग भूल गए हैं उनके लिए भी बताए हैं, इसलिए खूब अच्छी तरह से इस बात को रिवाइज कर लीजिए। वेक्टर में जो 4 डिफिनेशन बताए थे, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर और एक और क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये 4 पॉइंट और एडिशन ऑफ वेक्टर खूब अच्छी तरह से देख लीजिएगा। r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट अंडर, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसकी आवश्यकता हम लोग को अगले टॉपिक में पढ़ने वाली है जिसको हम कल बताएंगे। ठीक है, आज इतना ही।